सो हेलो गाइस, क्या हाल है आप सभी लोगों के यार। तो ना अभी आज हम लोग जो इस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले ना यार, तो वो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि हाल ही में ना अभी पेरिस ओलंपिक हुए थे, एज वी ऑल नो। ठीक है, जिसमें कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है यानी कि पाकिस्तान, उसके एक खिलाड़ी हैं अरशद नदीम, जिन्होंने कि पाकिस्तान को आफ्टर 32 ईयर्स ओलंपिक में कोई मेडल जीता है। वो मेडल भी है आपका गोल्ड मेडल, और जिसको हराया है वो है वर्ल्ड चैंपियन, अभी तक के वर्ल्ड चैंपियन जो थे। और वर्ल्ड चैंपियन है वैसे भी वो, उसकी एक अलग प्रतिष्ठा होती है। बट करंटली ओलंपिक में जिसको हराया है वो है आपके नीरज चोपड़ा, जिनको हरा के ये लोग, क्योंकि लास्ट टाइम जो ओलंपिक हुए थे वो थे टोक्यो ओलंपिक, जिसमें कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। और नदीम उस टाइम पे शायद मेरे ख्याल से 5th रैंक पे थे, आई थिंक। ठीक है, इसके अलावा इस बार उन्होंने सबको मतलब लाइक बिल्कुल चौंका दिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया साथ में। ये नहीं खाली जीता है, उन्होंने अराउंड मेरे ख्याल से 11 या 16 ईयर्स का कुछ रिकॉर्ड तोड़ा है नदीम ने, जिसमें कि असम्बे अराउंड 92 मीटर्स के आसपास का उनका जो जैवलिन था वो उन्होंने थ्रो किया था। तो आज ना हम लोग यार उनकी स्टोरी पे हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं कि वो कहाँ से उठ के आए थे और वो कहाँ पे आज पहुंच चुके हैं। मतलब ना यार, वर्ल्ड वाइड हम जितने भी एथलीट्स होते हैं सबको देखते हैं, तो उनको ना उस तरह की पहले ट्रीटमेंट दी जाती है, उस तरह का ना उनको माहौल दिया जाता है जिसमें कि वो लोग क्या बोलते हैं, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। देन वो लोग किसी क्या बोलते हैं, ओलंपिक में या फिर एशियन गेम्स में या फिर कॉमनवेल्थ में जाके खेलते हैं, और वहाँ पे फिर कोई हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे लिए कुछ मेडल लेके आएंगे। एक वो होते हैं जिसको कि वो सब फैसिलिटीज नहीं मिली होती हैं, और वो जीरो से निकल के ना हमारे सबके सामने हीरो बनते हैं, सबको दिखाते हैं कि यार हमने मतलब कहाँ से उठ करके हम लोगों ने क्या किया है। तो ना अरशद नदीम की कहानी कुछ वैसी ही है जिसमें कि आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं। सो वी ऑल नो कि वो क्या कर चुके हैं। एंड तो आज देखते हैं यार क्या होने वाला है इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो राइट। एक लम्हे के लिए इमेजिन करो आप एक ऐसे गांव में पैदा हुए हो जहां फैसिलिटीज तो दूर की बात, लोगों को काउंसलिंग तक का शौक नहीं है, जहां स्पोर्ट्स के नाम पर लोग सिर्फ चंद एक गेम्स को ही जानते हैं। लेकिन उन लिमिटेड सी रिसोर्सेज के होते हुए भी खुद के बलबूते ओलंपिक्स में जाकर गोल्ड मेडल जीतने का नाम है अरशद नदीम। आज 92 की विक्ट्री को तो हर कोई जोरों शोर से सेलिब्रेट करता है और उसकी मिसालें दी जाती हैं। वहाँ तो तकरीबन 15-20 ममालिक हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन ओलंपिक्स में जहाँ दुनिया भर के एथलीट्स आए होते हैं, तो वहाँ पर एक शख्स का बिना किसी स्पोर्ट के इंडिविजुअली अपनी कंट्री के लिए गोल्ड मेडल जीतना किसी फिक्शन से कम भाई नहीं। इस बात पे ना एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ना क्रिकेट को ना एशिया में, खासकर इंडिया एंड पाकिस्तान में ना कुछ एक्सट्रीम लेवल पे देखा जाता है। बट ना हमको सबको माननी पड़ेगी ये बात कि क्रिकेट में ना आपके मोस्ट आपके 12 या 14 नेशंस होते हैं जो कि क्रिकेट खेलते हैं वर्ल्ड कप स्पर्धा के अंदर। ठीक है, वही यार ओलंपिक में गोल्ड आप ये समझिए कि वो जो गोल्ड मेडल लेके आए ना, वो लेके आए 206 कंट्रीज में से जीत करके। 206 कंट्रीज लड़ती हैं ओलंपिक के लिए। ओलंपिक में जाने के लिए उनके प्लेयर्स अब 4-4 साल तक मेहनत करते हैं, उसके बाद मेडल लेके आते हैं। तो यार उसकी जो वैल्यू है ओलंपिक की वो बहुत ही ज्यादा अलग है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गेम। जिन्होंने 8 अगस्त को पेरिस ओलंपिक्स में अपनी सेकंड थ्रो की 92.97 मीटर्स की, और ओलंपिक्स की 100 साल तारीख में किसी भी एथलीट ने इतनी लंबी थ्रो नहीं की। जिसके बाद अरशद नदीम पहले पाकिस्तानी इंडिविजुअल एथलीट बन चुके हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन याद रहे कि ये वही अरशद नदीम है जिनके पास कुछ माह पहले तक न्यू जेवलिन खरीदने तक के रिसोर्सेज नहीं थे, और जो इस ओलंपिक से पहले पिछले 7-8 साल से एक ही जेवलिन को यूज कर रहे थे। जो एक्सपेंसेस उनके ट्रेवल और उनकी ट्रेनिंग पर आए वो उनकी और उनकी फैमिली के जेब से गए। यानी कि इस गोल्ड मेडल को जीतने के पीछे किसी किस्म की गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं थी। तो ये कहानी है उस मेहनत और यकीन की जिसकी वजह से आज अरशद नदीम अपनी लाइफ की इतनी बड़ी अचीवमेंट कर पाए। तो ये बात शुरू होती है 2 जनवरी 1997 में, जब मियां चन्नू के एक गरीब घराने में अरशद नदीम आंख खोलते हैं। बचपन से ही अरशद स्पोर्ट्स को बहुत लाइक करते थे, जिसमें वो क्रिकेट के बहुत ज्यादा शौकीन थे। लेकिन बचपन से ही अपनी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की वजह से उन्होंने कभी खुलकर इस चीज का जिक्र नहीं किया। लेकिन उनकी फैमिली इस मैटर में बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी, बिलखसूस उनके बड़े भाई अरशद नदीम, जिन्होंने ये बोला हुआ था कि तुम अपने इस शौक को पूरा करो, घर को मैं संभाल लूंगा।
जिसके बाद अरशद नदीम की लाइफ में एक पर्सनैलिटी की एंट्री होती है। उनके फर्स्ट कोच रशीद अहमद साकी, जो कि खुद एक फॉर्मर एथलीट थे, उन्होंने अरशद नदीम को एक लोकल स्पोर्ट्स कंपटीशन में देखा था, जहां अरशद ट्रैक एंड फील्ड गेम्स में काफी इंप्रेसिव नजर आ रहे थे, स्पेशली इन जेवलिन थ्रो। बैम्बू के दरख्त की एक स्टिक थी जिसे वो एज अ जेवलिन यूज कर रहे थे। तब रशीद अहमद ने नोटिस किया कि ये लड़का स्ट्रॉन्ग है, भागता भी तेज है और इसकी थ्रो भी अच्छी है, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि अगर इस पर काम किया जाए तो आगे जाकर ये कुछ बड़ा करेगा। जिसके बाद जब अरशद अपनी टीन एज में आए तो उन एक्सपेंसेस पर जो उनकी फैमिली ने इकट्ठे किए हुए थे, उनकी बेसिस पर वो अपनी फर्दर ट्रेनिंग के लिए लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद ट्रैवल करने लग गए। और साल 2016 में उन्हें वर्ल्ड एथलेटिक्स की तरफ से स्कॉलरशिप मिल गई थी, जिसकी वजह से वो IAF हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर में हायर ट्रेनिंग लेना शुरू हो गए थे। और उसी साल अरशद नदीम ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया एज अ जेवलिन थ्रोअर। उनकी लाइफ का जो पहला टूर्नामेंट था वो थी गुवाहाटी, इंडिया में होने वाली 2016 की साउथ एशियन गेम्स, जिसमें अरशद नदीम ब्रॉन्ज मेडल हासिल करते हैं। उसी साल जून में एक और ब्रॉन्ज मेडल अरशद के हिस्से में आता है एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। जिसके बाद 2017 की इस्लामिक सोलिडेरिटी गेम्स और इंडोनेशिया में होने वाली एशियन गेम्स में भी अरशद ब्रॉन्ज मेडल हासिल करते हैं। यानी कि अभी तक अरशद के हिस्से में कोई गोल्ड या सिल्वर मेडल नहीं आया था। लेकिन फिर दिसंबर 2019 में अरशद नदीम अपना पहला गोल्ड मेडल हासिल करते हैं, जब नेपाल में होने वाली साउथ एशियन गेम्स में अरशद ने अपनी बेस्ट 86.29 मीटर्स की थ्रो की। यहाँ तक तो अरशद साउथ एशियन गेम्स वगैरह खेलते आए थे, लेकिन अब उनका नेक्स्ट स्टेप था 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स। और यही वो टाइम था जब इस टूर्नामेंट के बाद अरशद को थोड़ी सपोर्ट मिलने लगी स्पोर्ट्स फेडरेशन से। लेकिन ये क्लेम सिर्फ मीडिया तक ही रहे, क्योंकि अरशद नदीम के फादर ने इंकिशाफ किया कि अपने पहले ओलंपिक्स के लिए अरशद अपने घर के लॉन में खुद के बिहाफ पर उसकी तैयारी करते थे। यानी कि वो बता उसके जैसे ना जाने और कितने प्लेयर्स जो पाकिस्तान का प्रोस्पेक्ट है, उनको सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट मौजूद ही नहीं है। जुलाई 2020 आता है और अरशद उस ओलंपिक्स में नंबर 5 पर फिनिश करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी एक ओलंपिक्स के डेब्यूटेंट के लिए, लेकिन बजाय इस चीज को अप्रिशिएट किया जाता, उस वक्त जो पाकिस्तानी दस्ते के चीफ थे जिसने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था, ब्रिगेडियर जहीर अख्तर, वो ये जरूरी समझते हैं कि मीडिया पर ये स्टेटमेंट दी जाए कि अरशद के 5th पोजीशन लेने की वजह थी उनका सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करना। जिसके बाद साल 2022 की कॉमनवेल्थ गेम में अरशद गोल्ड मेडल हासिल करते हैं, जब उन्होंने 90.18 मीटर्स की एक मैसिव थ्रो फेंकी। तो इसके बाद अरशद रुकते नहीं हैं, टाइम के साथ साथ खुद को इम्प्रूव करते रहते हैं। इस टाइम तक अरशद नदीम के स्पोर्ट्स फेलो यानी इंडिया के नीरज चोपड़ा, उनसे उनकी काफी अच्छी किनशिप डेवलप हो चुकी थी। फर्स्ट टाइम इन दोनों की मुलाकात हुई थी 2016 की साउथ एशियन गेम्स में, जिसके बाद कई मौकों पर इन दोनों ने स्टेज को शेयर किया था। और वो 2023 की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ही थी जब दोनों ने मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट को शेयर किया था, जहां नीरज ने गोल्ड मेडल हासिल किया था और अरशद के हिस्से सिल्वर मेडल आया था। वी ऑल रिमेंबर कि उस दिन हमने कितनी दुआएं की थी अरशद के लिए। लेकिन यहीं पर एक बात काफी नोटेबल है और साथ ही हमारे लिए लम्हा फिक्रिया भी है कि दोनों एथलीट्स अपनी अपनी कंट्रीज में किस तरह ट्रीट किए जाते हैं। कि एक तरफ हमारे हमसाया मुल्क में उनके एथलीट को बेस्ट फैसिलिटीज और कोचिंग स्टाफ प्रोवाइड किया गया है, यानी कि ओवरऑल नीरज चोपड़ा एक बेस्ट एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग ले रहे हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमारे मुल्क में हमारे उस एथलीट को जो दुनिया के सामने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपको गवर्नमेंट से बेसिक ट्रेनिंग फैसिलिटीज की फराहमी के लिए भी डिमांड करता नजर आएगा। ये है दो मुल्कों की आइडियोलॉजी। वो तो शुक्र है कि अभी हाल ही में PSL की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स ने अरशद को सपोर्ट करना शुरू किया है, जिसकी वजह से वो साउथ अफ्रीका गए ताकि उन्हें पेरिस ओलंपिक्स की ट्रेनिंग के लिए बेटर एनवायरनमेंट मिल सके, जिसका फल फिर अरशद को मिलता है स्टेडी दे फ्रांस में। 6 अगस्त का वो दिन था जब फ्रांस के उस आइकॉनिक फुटबॉल स्टेडियम में जेवलिन थ्रो का क्वालिफाइंग राउंड था। 32 एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे और 84 मीटर्स का मिनिमम टारगेट सेट था कि जो एथलीट लंबी थ्रो करता फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता। और अरशद नदीम अपनी पहली ही बारी में 86.59 मीटर्स की थ्रो करते हैं और डायरेक्ट ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। जिसके बाद 8 अगस्त को फाइनल राउंड समथिंग मेरे ख्याल से नीरज का भी कुछ 86 समथिंग ही था। 12 एथलीट्स फाइनल राउंड में क्वालिफाई करते हैं आउट ऑफ 32, जिसमें हर एथलीट को 3 थ्रोज करने को मिलती हैं। और उन 3 थ्रोज के बाद टेबल में एंड पर जो 4 एथलीट स्टैंड कर रहे होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, जिसके बाद बाकी के एथलीट्स को 3 और थ्रोज करने का मौका मिलता है। जिसके बाद उन टोटल 6 थ्रोज को देखा जाता है और टॉप 3 को मेडल दे दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स।
वेल इसी के साथ फाइनल राउंड स्टार्ट होता है और अर्शद नदीम अपनी सेकंड थ्रो ही एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग करते हैं। हाँ। 92.97 की वो मॉन्स्टर थ्रो ओलंपिक्स की हिस्ट्री की सबसे लंबी थ्रो थी। उनके जो कॉम्पिटिटर थे उस फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडल के लिए फेवरेट थे, वो 89.34 की थ्रो करते हैं, यानी कि अर्शद नदीम गोल्ड मेडल जीत चुके थे। What a massive moment! Congratulations to all Pakistanis. 32 साल तक पाकिस्तान ने जो ओलंपिक मेडल्स की कहसाली देखी थी वो हमारे नेशनल हीरो अर्शद नदीम के गोल्ड मेडल के साथ खत्म हुई, और साथ ही ये पाकिस्तान का फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल है ट्रैक एंड फील्ड गेम्स में और इंडिविजुअल भी, क्योंकि इससे पहले जो 3 गोल्ड मेडल्स आए थे वो पाकिस्तान हॉकी में जीता था इन 1956, 1960 एंड 1968। पाकिस्तान के मेडल सिर्फ 92 तक ही थे, वो भी सिर्फ हॉकी में। हॉकी का डाउनफॉल हुआ तो मेडल्स आने भी रुक गए। लेकिन ये याद रखें कि अर्शद इज अ सेल्फ मेड। अर्शद नदीम की इस जीत में कोई हुकूमती सरपरस्ती नहीं थी, किसी किस्म की प्रमोशन नहीं थी और मीडिया अटेंशन भी बहुत कम थी। ये जीत सिर्फ अर्शद नदीम की जीत है और उनकी फैमिली की जीत है, और आज इस जीत पर खुद का वीएन कहकर इस पर अपना टैग लगा देना सरासर दोगलापन है हुकूमत का। तो ऐसे भद्दे क्लेम्स करने के बजाय हुकूमत अगर सच में वीएन दिखाए तो आज जहां सिर्फ 7 एथलीट्स ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है ओलंपिक्स में, 2028 के ओलंपिक्स तक इसकी तादाद कहीं ज्यादा हो सकती है। इन द एंड वेल डन अर्शद नदीम, वी ऑल नेशन आर प्राउड ऑफ यू। और लाहौरियों ने तो कल रात 1 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर अपने नेशनल हीरो का वेलकम करके बता भी दिया है। How much they love their hero. Okay. So भाई सीरियसली यार, जो उनकी स्टोरी मैंने देखी है, सुनी है अभी तक, या फिर जो भी हमने चेकआउट किया है, सीरियसली इससे मालूम पड़ता है कि यार वो ना, मतलब उनकी कामयाबी में ना गवर्नमेंट का या फिर हम बोल देते हैं कि किसी लोकल पर्सनैलिटी का या फिर कोई पर्टिकुलर स्पॉन्सर का किसी का हाथ नहीं है। किसी ने उनकी हेल्प नहीं करी, ना तो पैसों को लेकर के, ना ही एक मोरल सपोर्ट के लिए। गवर्नमेंट एक मोरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है तो उसका ही फर्क पड़ता है उसके जो भी परफॉर्मेंस है उसके ऊपर। बट यहाँ पे हमें देखा कि यार उसकी, जैसे उन्होंने बोला भी वीडियो के अंदर, कि उनकी जीत ना सिर्फ उनकी ही थी एग्जैक्टली, किसी में इनका कोई सपोर्ट नहीं है, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने उठ के सामने से मतलब पैसे नहीं प्रोवाइड किए, गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं दिया स्टार्टिंग से ही इनको, उसके बाद जाकर के ये लोग ओलंपिक में गोल्ड लेके आ रहे हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने पहले ही बताया कि जो उनकी फैमिली है उन्होंने खुद चंदा जोड़ के, मैंने सुना न्यूज़ में भी देखा था, चंदा जोड़ करके, पैसे खुद जोड़ करके उसके बाद में ट्रेनिंग के लिए जैवलिन मंगाया। ठीक है, वहाँ पे इवन इससे पहले वो लकड़ी से ना जैवलिन बना के उसको थ्रो करते थे, वो भी मैंने न्यूज़ में देखा था। ठीक है, और वहाँ से उठ करके ये बंदा सिर्फ, जिसे बोलते हैं ना प्योर सेल्फ मेड, ये एक बंदा है प्योर सेल्फ मेड जिसे बोलते हैं। और हमने मतलब इंडिया में देखा है आपके जो नीरज चोपड़ा है, ठीक है, उनको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की, बट वो भी ना इंडिया में भी ये नहीं है कि सबको स्टार्टिंग से ही वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। बट एक जब नाम हो जाता है, उन्होंने एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, उसके बाद फिर ओलंपिक में जब इतना नाम कर लिया, मैं फिर मतलब उससे स्टार्टिंग में जब नाम कर लिया, उसके बाद उनको पहचान मिली, उसके बाद गवर्नमेंट का भी सपोर्ट खूब दबा के आया, उसके बाद स्पॉन्सर्स का भी सपोर्ट आया। ठीक है, बट वहीं जो आज के टाइम पे भी जो निचले स्तर की जो खिलाड़ी है ना, उनको यार वो सपोर्ट आज भी नहीं मिलता जिससे कि वो लोग अपना एक 100% दे पाए। उनके पास में ना वो लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो दिन में रात में दिहाड़ी करते हैं, फिर वो एक प्रैक्टिस के लिए अपना अलग टाइम निकालते हैं रात को या फिर अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, तो उस लेवल के खिलाड़ी हैं यार हमारे पास में। तो गवर्नमेंट, देखो उसमें हमारा क्या काम है, हमारा काम ये है कि यार हम लोग ना सपोर्ट करें, हम लोग ना अंडरग्राउंड जो स्पोर्ट्समैनशिप है उसको हम लोग प्रमोट करें, देखें कि यार क्या चल रहा है बाकी स्पोर्ट्स में, कौन कौन से स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके नाम क्या हैं। ठीक है, हम सपोर्ट करें। उसके बाद जो हम लोग आशा करते हैं वो होगी गवर्नमेंट से कि यार भाई गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट करे स्टार्टिंग से ही। अब ओलंपिक आ गया, ओलंपिक के 2 महीने से पहले बोलना स्टार्ट कर दो कि भाई ये लोग गोल्ड लेके आएंगे, या फिर ये लोग कितने मेडल लेके आएंगे वहाँ से, और ओलंपिक खत्म होने के बाद आप सिर्फ 2 महीने बाद में चिल्लाओगे उनके कि ये लोग मेडल लेके नहीं आए वहां से। तो दिस इज नॉट द थिंग यार, आप ऐसे करोगे तो नहीं चलने वाला है। ओलंपिक से कम 4 साल पहले से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने प्लेयर्स की और अपनी, उसके बाद आप उनसे क्या बोलते हैं, आशा करोगे कि यार वो लोग हमारे लिए एक मेडल लेके आएंगे, हमारी कंट्री के लिए मेडल लेके आएंगे, क्योंकि बाकी सभी यूरोपियन कंट्रीज में यही हो रहा है। दैट इज वाई आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया, यूएस, चाइना,
एशियन कंट्रीज में, चाइना, जापान, ठीक है, ये कंट्रीज जो है खूब दबा के मेडल लेके आती हैं, ठीक है। तो यार बस आज के लिए इतना ही है, बाकी आप देखिएगा, बताइएगा आपको ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा, और साथ ही में यार अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगली नई वीडियो में। धन्यवाद।